हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये हमारे स्विफ्ट प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है और आगे ऐसी ही और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम बात करने जा रहे हैं स्विफ्ट लैंग्वेज की, जिसका यूज़ होता है iOS की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए और iOS ऐप बनाने के लिए हमें एक्सकोड टूल और स्विफ्ट लैंग्वेज दोनों का ही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को बेसिकली मैंने बिगिनर्स के लिए रेडी किया है, ताकि जो लोग अभी न्यू ये सीखना चाहते हैं iOS डेवलपमेंट, उनके लिए ये बेनिफिशियल रहे। तो एक्सकोड टूल जो है वो आपको ऐप स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, तो आपको बस वहाँ पर जाकर सर्च करना है एक्सकोड के बारे में और आपको यहाँ पर वो टूल मिल जाएगा, जो कि एप्पल का ही प्रोडक्ट है। और iOS ऐप की कोडिंग जो है वो बेसिकली मैकओएस में ही होती है और एक्सकोड का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास विंडोज़ पीसी है और अगर आप लोग अपना जो बेसिक है वो क्लियर करना चाहते हैं स्विफ्ट के बारे में, तो इसके लिए आप ऑनलाइन सॉल्यूशन पर जा सकते हैं, जो कि है ये लिंक। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट किया है और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। इसको जब आप रन करेंगे तो आपको नीचे देखने मिलेगा आउटपुट, जो कि है ये प्रिंट का आउटपुट, और इसके अंदर हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग ही प्रिंट करवाई है। तो ये उनके लिए है जो अभी नया नया सीख रहे हैं, जिनका अभी क्लियर नहीं है बेसिक्स वगैरह, तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और मैक ओएस अवेलेबल है, वो इस लिंक पर जाकर अपने मैक ओएस के वर्जन के अकॉर्डिंग एक्सकोड का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं ये वाली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिए और जो भी आपको ये वर्जन सूटेबल हो आपके मैक ओएस के लिए, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मेरे सिस्टम में एक्सकोड 11.3 अवेलेबल है, तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक्सकोड का न्यू प्रोजेक्ट। ये प्लेग्राउंड जो है वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए ही यूज़ होता है, तो फ़िलहाल अब जब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक्सकोड के न्यू प्रोजेक्ट से ही करें। सेलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट। और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं जो भी आप चाहें। तो अभी फ़िलहाल ये हमारा फर्स्ट है, तो हम दे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, इस तरह से। और अगर आपके पास यहाँ पर टीम अवेलेबल है तो आप इसे ऐड कर सकती हैं, या तो फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम में आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, या तो आप जो भी चाहे आप वो नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये जो आइडेंटिफायर है ये यूनिक होगा, हर एप्लीकेशन का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो यहाँ पर आप उस तरह से आप अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल है com.varsashivhare.demo, क्योंकि ये हमारी डेमो ऐप है, इसलिए अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इस नाम को, इस डेमो के साथ आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे भी ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। या अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया com.varsashivhare.firstproject, तो अगर आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ इन दो चीज़ों से ही पड़ता है, com.varsashivhare से। यहाँ पर लैंग्वेजेस में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है स्विफ्ट और एक है ऑब्जेक्टिव सी। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखी होगी कि हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज स्विफ्ट, तो हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर यूआई के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है स्विफ्ट यूआई और दूसरा है स्टोरी बोर्ड। स्विफ्ट यूआई जो है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम अपना जो है वो बेसिक को क्लियर करेंगे, पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, स्विफ्ट है क्या, वो काम कैसे करता है। तो उस आसानी के लिए हम अभी स्टार्ट करेंगे स्टोरी बोर्ड से। और नीचे जो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला है ये कोड डेटा, यूनिट टेस्ट और यूआई टेस्ट। ये तीनों का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी एप्लीकेशन डेवलप हो गई हो या हो रही हो।
इन दो ऑप्शंस का यूज़। जो फर्स्ट वन है यानी कि ये जो कोड डेटा है वो एक परसिस्टेंट कंटेनर होता है जो कि हमारा डेटा अपने अंदर स्टोर रखता है। जैसे कि हम डेटाबेस कोई और डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एसक्यूएलाइट हो गया, मोंगोडीबी हो गया, या अगर कोई सर्वर साइड अगर कोई डेटाबेस हो गया तो वो। लेकिन अगर हमें अपनी एप्लीकेशंस के अंदर ही अगर एक छोटा सा डेटाबेस बनाना है जिसके अंदर हमें हमारे जो भी डेटा है वो हमें स्टोर करके रखने हैं, तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट फ़िलहाल हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इन तीनों ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट जाने के बाद आपसे आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन पूछी जाएगी। तो जहाँ भी आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ डेस्कटॉप और करते हैं क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और अगर आप डेस्कटॉप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस एक्सकोड के बारे में कि ये जो यूआई हमें दिख रहा है हमारे सामने, ये एक्चुअल में इसे हम किस तरह से अपने यानी कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि इसके जो ये पार्ट है वो एरिया वाइज डिवाइडेड है। यहाँ पर ये पार्ट जो हम देख रहे हैं ये है नेविगेटर पार्ट। यहाँ पर हमें जो भी हम फाइल्स ऐड कर सकते हैं वो फाइल्स का यहाँ पर सारा कुछ लिस्टिंग दिखेगा। इससे आप यहाँ पर ग्रुप्स भी बना सकते हैं। बीच का जो ये एरिया है जो काफ़ी बड़ा है वो हमारा यूआई का एरिया रहेगा। जैसे कि अब अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ऐप डेलीगेट फाइल या सीन डेलीगेट फाइल, तो उस हिसाब से हमारा ये एरिया जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा कि आपने फ़ाइल कौन सी सिलेक्ट की है और उस फाइल के अंदर एक्चुअली में है क्या। तो जो भी कोडिंग वगैरह होगी वो सारी इसी एरिया में होगी, इस सेंटर एरिया में। यहाँ पर लास्ट में जो एरिया हमें दिख रहा है वो है हमारा, इसे हम कहेंगे ये हमारा इंस्पेक्टर एरिया है कि जो भी फाइल हम सिलेक्ट करेंगे वो किस तरह की है, वो कहाँ पर स्टोर हुई है, उस फाइल की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमें शो होगी। अब जो अब ये एरिया जो हमें पॉप हुआ है नीचे से, जिसे हमें यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एरिया हमारा डिबग या आप कंसोल एरिया कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो प्रिंट होगा, कोई भी चीज़ अगर आप प्रिंट करवाएंगे या जो भी प्रोसेस होगी किसी एक फ़ाइल की या पूरे प्रोजेक्ट की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें प्रिंट होकर मिलेंगी। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई एरर आती है या अगर कोई इशू आता है तो वो चीज़ें यहाँ पर हमको मिल जाएंगी कि किस फाइल में कहाँ पर आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। चलते हैं, ये व्यू कंट्रोलर फाइल है और यहाँ पर अब जो हमारा जो टॉपिक था आज का वो था वेरिएबल्स का। मैं इसे कमेंट कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना करे। वेरिएबल है, उसके बाद किस टाइप का वो वेरिएबल है, यानी कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, उससे हम कहते हैं डेटा टाइप। इस बारे में भी बात करेंगे। डेट टाइप हो गया डेटा टाइप। उसके बाद आएगा हमारा लूप्स आएंगी। लूप्स कह लें या आप उसे कंट्रोल फ्लो कह लें, वो दोनों सेम ही होता है, कंट्रोल फ्लो। उसके बाद हम बात करेंगे एरेस की और डिक्शनरीज की। और एट द एंड हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस की, यानी कि किस तरह के फंक्शंस होते हैं, कैसे हम उन्हें कॉल करवा सकते हैं या कैसे हम उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं। अब वेरिएबल की बात कर लें तो स्विफ्ट हमें प्रोवाइड करता है एक वेयर कीवर्ड, जिसके थ्रू आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है वेयर, और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ ABC, आप चाहें तो कोई भी नाम ले सकते हैं। तो फिलहाल हम ले लेते हैं, चलिए फर्स्ट नेम हमने लिया। और स्विफ्ट की एक ख़ास बात यह है कि जो भी आप इसमें वेरिएबल आपने जो भी डिक्लेयर किया है उसको आपको डेटा टाइप देना नहीं पड़ता है शुरुआत में ही। आप जो भी इसमें वैल्यू डालेंगे, जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया, अभी फ़िलहाल ये नेम है
तो मैंने इसमें डाल दिया वर्षा। तो ये वर्षा जो है वो एक स्ट्रिंग हो गई। तो हमारा जो ये फर्स्ट नेम है उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली उसने फैच कर लिया, जो कि होगा स्ट्रिंग। अब अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर अपना माउस रखें फर्स्ट नेम पे और आप प्रेस करें अल्टर की। वो प्रेस करने पर आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा कि जो हमारा ये फर्स्ट नेम नाम का जो ये वेरिएबल है उसका टाइप है स्ट्रिंग, यानी कि वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही गेट कर सकता है। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएं फर्स्ट नेम, देखें, तो जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। तो हम इसे रन करते हैं। जब रन करेंगे तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होगा, यानी कि वो चेक करेगा कि कहीं आपके कोड में या किसी फाइल में तो कोई एरर नहीं है। अगर वो नहीं होती है तो बिल्ड सक्सेस होकर हमारा ये जो सिम्युलेटर है वो लॉन्च हो जाएगा। अब ये जब तक लॉन्च हो रहा है तब तक हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर हम ऐसा चाहें कि चलिए अब आप इसको इस फाइल में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बात भी आप ध्यान रखें कि ये जो वेरिएबल है ये हमने डिक्लेयर किया है एक फंक्शन के अंदर, व्यू डिड लोड के अंदर। तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो इस फंक्शन तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे उठाकर इसके बाहर डाल दूँ यहाँ, तो अब आप इसे पूरी फाइल में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने इसको लिखा था इस फंक्शन के बाहर, लेकिन मैंने इसे प्रिंट करवाया है इस फंक्शन के अंदर, तो वो यहाँ पर भी प्रिंट हो चुका है। ये रहा, देख सकते हैं यहाँ पर ना, जो भी हमने यहाँ पर स्टोर करवाया था इस वेरिएबल में वो वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट होकर यहाँ पर दिख चुका है। अब हम बात करने जा रहे थे कि अगर इस वेरिएबल को हम किसी और तरह से यूज़ करना चाहें, यानी कि अभी तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, तो हम ट्राई करते हैं कि चलिए हम इसमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाएं। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5, तो यहाँ पर हमें एरर दे दी जाएगी, जो है कांट असाइन वैल्यू ऑफ टाइप इंट टू टाइप स्ट्रिंग। यानी कि एक बात आप ध्यान रखने कि जो भी आपने ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और अगर आपने उस टाइप का उसको डेटा दे दिया एक सिंगल टाइप का, या अगर आपने यहाँ पर उसे डेटा टाइप ही दे दिया जो कि है स्ट्रिंग, तो अब इसके बाद अब जो कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप है, तो आप वहाँ पर इंटीजर वैल्यू का असाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमें आगे जाकर बहुत काम आएगी कि हम सिंगल टाइप के वेरिएबल को किसी और टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो भी इसके बारे में भी वीडियो बनेगी, लेकिन वो बाद में आएगी। तो फिलहाल हम सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब मैं इसको फिर से स्ट्रिंग कर देती हूँ, वरना ये एरर थ्रो ही करता रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो अभी जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग है, और इसमें अब डेटा टाइप किस किस प्रकार के आते हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर स्ट्रिंग है, और भी हमें मिलेंगे, जो कि होगा पहला तो स्ट्रिंग ही रहेगा। इसके बाद है इंट है, जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, जैसे कि 1 है, 2, 3, इस तरह से इंटीजर वैल्यू विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। इंट के बाद आता है फ्लोट, यानी कि आप वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो आप स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि हो गया 4.5 या 0.7, इस तरह से। और अभी आते हैं डबल है, तो डबल में भी आप इस तरह से ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जैसे 15.75। ये चीज़ हो गई। डेटा टाइप बेसिकली ये बताता है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका टाइप क्या है, उसके डेटा का टाइप क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, कोई भी आप रैंडम नेम ले सकते हैं, ये नाम। तो जो फर्स्ट नेम है
उसका जो डेटा है वो है ये, और उसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि आपने अपने वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा है वो स्टोर करवाया है। अब वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल, स्ट्रिंग, जो भी आप चाहें उस हिसाब से। और भी सारे हैं डेटा टाइप जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल हमने यहाँ पर जो डिक्लेयर किया है वो है फर्स्ट नेम। इसी तरह से आप बहुत से वेरिएबल ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जैसे यहाँ पर हमने ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वेर लेकर। अब अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें लेट लेकर, यानी कि लेट लास्ट नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब आपने जैसे कि देखा यहाँ पर फर्स्ट नेम जो था वो स्ट्रिंग था, और मैंने यहाँ पर डाल दिया इसमें ये चीज़। इसलिए हम थोड़ा अच्छे से कर ले ताकि हम बोलने में आसानी है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया वर्षा, फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया, फिर से मैं इसमें एक न्यू वैल्यू डाल रही हूँ जैसे कि शिवहर। तो फर्स्ट नेम में पहले स्टोर था वर्षा, फिर वो रिप्लेस होकर स्टोर हो गया शिवहर। तो जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह पर हमें वर्षा की जगह पर क्या दिखेगा, शिवहर। तो ट्राई कर लेते हैं। ये रहा, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो अपनी जो अपडेटेड वैल्यू होगी वही उसकी लास्ट स्टेज होगी। अब ये तो रही बात फर्स्ट नेम की जिससे हमने डिक्लेयर किया था एज अ वेर। अब हम लेट की बात कर लेते हैं। तो लेट में क्या होगा, तो लेट में मैंने मैंने लास्ट नेम में मैंने एक वैल्यू डाल दी, सपोज कि आप कोई भी ले लें, स्विफ्ट। ओके, अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है लेट। लेट का वेरिएबल का नाम है लास्ट नेम और उसमें वैल्यू है स्विफ्ट। अब अगर हम ट्राई करेंगे ऐसा कि हम लास्ट नेम की वैल्यू जो है उसे हम चेंज करें, चलिए हम उसे चेंज करते हैं बेसिक्स से, क्योंकि हमारा वीडियो उसी पर है, स्विफ्ट बेसिक्स। तो हमने ये किया और अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ में एरर थ्रो करेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, इसने तो मना ही कर दिया कि कांट असाइन टू प्रॉपर्टी लास्ट नेम इज़ अ लेट कांस्टेंट, यानी कि जो भी वेरिएबल आप लेट से एनोट करेंगे, यानी कि लेट से जिसे भी आप डिक्लेयर करेंगे जिस वेरिएबल को, उस वेरिएबल की वैल्यू इस प्रोजेक्ट में या कहीं भी जाकर चेंज आप नहीं कर सकते। एक बार जो भी आपने वैल्यू डाल दी है वो वैल्यू फाइनल हो चुकी है, यानी कि अब अगर आप जितना भी आप चाहें आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इस वैल्यू को यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जब मैंने लास्ट टाइम में एक न्यू वैल्यू असाइन की तो उसने वो वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं की, लेकिन जब मैंने उसको प्रिंट कराया यानी कि मैंने उस वेरिएबल को यूज़ किया तो वो चीज़ यहाँ पर हो चुकी है। इस लाइन पर हमको एरर नहीं मिली, एरर हमें मिली है इस लाइन पर। अब अगर हम इसे शिफ्ट भी दे दें तो भी ये वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि चेंज होना इसके में है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इसे ऐसे लेट हमने उसे डिक्लेयर किया था इसलिए। और यहाँ पर हमें सजेशन में भी दिखा रहा है कि कांट असाइन अ प्रॉपर्टी लास्ट नेम इज अ लेट कंस्ट्रक्ट। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सजेशन दे रहा है कि चेंज लेट टू वेयर टू मेक इट म्यूटेबल, यानी कि अब जब हम इस पर फिक्स करेंगे तो ये लेट का वेयर हो जाएगा और अब हम इसे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं हमारी मर्जी के हिसाब से। तो इस पर आप खास ध्यान रखें कि लेट और वेयर में यही डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ है जो सबको पता होनी ही चाहिए अगर आप iOS में हैं तो। अब बात कर लेते हैं हमारे एरेस की, कि एरे हम किस तरह से एनोट करते हैं, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, लेते हैं हम वेयर नेम एरे
इज इक्वल टू स्ट्रिंग तो पहले तो ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिए हैं इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू होंगी और उस वैल्यू का टाइप होगा स्ट्रिंग, यानी कि नेम एरे में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी स्ट्रिंग होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं नेम एरे इज इक्वल टू, हम उसमें बहुत से नाम दे देते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू सेट करते हैं। तो हमारी पहली वैल्यू हम ले लेते हैं मेरा नाम ही, सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं शिव हरे। तो नेम एरे में ये दो वैल्यू जो है वो असाइन हो चुकी हैं और आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि ये दोनों ही स्ट्रिंग हैं। अब क्या होगा अगर हम इसमें एक इंटीजर वैल्यू ऐड करें तो सी कि इंट जो है वो अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट है टाइप स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो एरे होगा उसका टाइप ही होगा स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग वैल्यू ही यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं, ये इंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस एरे को आप अपने हिसाब से इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आप उसके इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं। तब हम इसमें अपेंड करेंगे एक न्यू चीज़, यानी कि कर लेते हैं शिफ्ट को हमने अपेंड किया, तो हम इसको यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। और इसी चीज़ को शिफ्ट ऐड करने से पहले प्रिंट करवाते हैं कि पहले हमें क्या वैल्यू मिली और बाद में हमें क्या मिला। यहाँ पर इसे रन करते हैं। देख सकते हैं आप कि पहले तो हमारा ये प्रिंट हुआ है फर्स्ट नेम शिवर, उसके बाद प्रिंट हुआ लास्ट नेम जो कि जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई थी स्विफ्ट, तो वो ये रही। फिर जब हमारे एरे में सिर्फ दो ही एलिमेंट थे वर्षा और शिवर है, तो जब हमने उससे प्रिंट करवाया तो सिर्फ हमारे पास ये दो ही एलिमेंट मिले, ये रहे। उसके बाद फिर हमने एक न्यू वैल्यू को हमने अपेंड किया, तो वो रहा स्विफ्ट जो कि एरे के लास्ट इंडेक्स पर जाकर स्टोर हुआ। तो अब जब भी आप कोई न्यू वैल्यू यहाँ पर अपेंड करेंगे तो वो यहाँ के लास्ट इंडेक्स में स्टोर होती जाएंगी। अगर आप चाहते कि आपको इस एरे में कोई वैल्यू रिमूव करनी है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके पहले हम इसमें कुछ वैल्यूज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो नेम एरे डॉट अपेंड न्यू एलिमेंट, और न्यू एलिमेंट में होगा हमारा इंडेक्स। एक दो और ऐड कर देते हैं ताकि आसानी रहे यूज़ करने में। और यहाँ पर जाएगा iOS। अब हम इसे रिमूव करने की ट्राई करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये दो वैल्यू जो हैं एट दी एंड यानी कि लास्ट इंडेक्स पर ऐड हुई हैं या नहीं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बट देख लेते हैं। तो यस हो गई है। पहले था वर्षा, फिर था शिवहरी, उसी ऑर्डर में है। उसके बाद है स्विफ्ट, तो शिवहरी के पास स्विफ्ट, फिर बेसिक्स और फिर iOS। यानी कि जो भी आप न्यू वैल्यू अपेंड करते जाएंगे वो सारी ही वैल्यूज़ लास्ट इंडेक्स पर जाकर सेट हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से अगर हम कोई किसी वैल्यू को अगर हमें रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। तो नेम एरे डॉट, तो हमें यहाँ पर वैल्यू को रिमूव करना है, तो करते हैं रिमूव। यस, तो रिमूव में भी हमें 3-4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है रिमूव एट, यानी कि आप किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे किस वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं रिमूव एट 3। अब एक बात यह है कि अगर आपने एरे में अगर पहले कभी काम किया है तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि एरे का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जो वर्षा है वो होगा 0 इंडेक्स पर, ये होगा 1 इंडेक्स पर, वैसे ही 0, 1, 2, 3 और 4।
अब जब हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, रिमूव एट 3, तो वो ये वाला 3 नहीं, 1 से 3 नहीं, बल्कि वो 0 से 3 स्टार्ट करेगा, जैसे कि 0, 1, 2 और 3। तो अब जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर, कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो हमें बेसिक्स जो है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमने उसे वहाँ से रिमूव ही कर दिया है। तो एक बार करके देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने थर्ड इंडेक्स से जो एक वैल्यू थी हमने उसे रिमूव की थी। तो अब जो अपडेटेड एरर जो हमें मिला है वैल्यू डिलीट होने के बाद, वो है ये। इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं। पहला है वर्षा, शिवहरे, स्विफ्ट और आईओएस, इस तरह से। अब रिमूव करने अगर हमें कोई एरे पूरा ही नहीं चाहिए, तो आप उसे रिमूव ऑल कर सकते हैं। रिमूव ऑल करने से क्या होगा, आपके एरे में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये चारों रिमूव हो जाएंगी उस एरे से। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। रिमूव लास्ट से ऐसा होगा कि जो भी आपके एरे का लास्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव फर्स्ट करने से ऐसा होगा कि जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये थी बात एरे की। अब हम चलते हैं डिक्शनरीज की तरफ। तो डिक्शनरीज में ऐसा होता है कि वो एक की वैल्यू पेयर टाइप होता है। जैसे कि अगर हम उसे डिक्लेयर करना चाहें तो ऐसे करेंगे, वेयर डिक नेम। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर स्ट्रिंग, जो कि हमारी की होगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी, और जो वैल्यू होगी वो, इस वैल्यू को हम स्ट्रिंग रहने देते हैं, हम इंट ही ले लेते हैं कि वो इंट होगी। अब आप इन दोनों को अपने हिसाब से डेटा टाइप कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पर इंट करें, फ्लोट करें, डबल करें, जो भी आपको अच्छा लगे। और सेम चीज़ अप्लाई होगी वैल्यू पर भी। तो चलते हैं, इसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं। तो डिक्ट नेम इज इक्वल टू, अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है वो एरे के फॉर्म में होगा, यानी कि उसमें बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स हो सकती हैं। जैसे कि हम उसमें पहली की वैल्यू पेयर ऐड करते हैं, तो हमारी की जो है वो होगी स्ट्रिंग टाइप पे। तो स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं नेम। चलिए नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया नेम, नेम हमारी की है। अब उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी इंट टाइप की, यानी कि अब नेम में आपको जो भी कुछ डालना हो वो आप इंटीजर में ही डाल सकते हैं। तो हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर सैलरी ले लेते हैं, क्योंकि वो इंटीजर में ज़्यादा सूटेबल होगा। तो सैलरी ले लेते हैं। तो सैलरी में हम चलिए डाल देते हैं कोई भी रैंडम नंबर 5, 6, 7, 8। तो ये हमारी डिक्शनरी की होगी पहली वैल्यू। अब अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ अगर आपको ऐड करनी है, यानी कि मल्टीपल की वैल्यू पेयर जो आपको ऐड करनी है, तो उसके आपको लगाना है कोमा, करना है एंटर। और अब आप यहाँ पर एक न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब सैलरी हो गई, सैलरी और उसकी वैल्यू हो गई 5, 6, 7, 8। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं एज। तो एज की वैल्यू हम ले लेते हैं 24। तो वो भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये इंटीजर ये स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर है, जो कि जस्टिफाई कर रहा है हमारी इस चीज़ को, डिक्लेरेशन टाइप को। अब अगर हम ट्राई करें कि हमें 24 जो है वो हम स्ट्रिंग में डालना है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी इस तरह से कि कांट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू एक्सपेक्टेड डिक्शनरी वैल्यू टाइप इंट, यानी कि वैल्यू का जो टाइप है वो इंट है और हमने जो डाला है वो स्ट्रिंग है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि वो हमें एरर देगा। तो हम यहाँ पर अनडू कर देते हैं। जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी वो थी 24। तो अब ये ठीक है। ठीक है, अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये की वैल्यू पेयर में ही प्रिंट होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे जब इसे रन करेंगे तो हम ये ऊपर के प्रिंट स्टेटमेंट निकाल देते हैं, क्योंकि अब इसका नहीं है। और अब हम शुरू करते हैं लूप्स के बारे में कि लूप्स हम कैसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। पर उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जो कि हैं इफ़ एल्स। अगर आपने पहले अगर किसी और लैंग्वेजेस में अगर काम किया है तो आपको पता होगा कि इफ़ एल्स जो है वो कंडीशन बेस्ड एप्लीकेशन होती है। तो इसको हम एक बार यहाँ पर इसका सिंटेक्स देख लेते हैं।
इफ और हमारा एल्स। अब इफ के अंदर कोई कंडीशन होगी तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर है नेम। तो अगर हमारा लास्ट नेम स्विफ्ट है तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लास्ट नेम इज इक्वल टू स्विफ्ट। अगर लास्ट नेम के अंदर ये स्विफ्ट वैल्यू है तो ही वो यहाँ पर जाएगा और प्रिंट करेगा कि लास्ट की, चलिए हम कर लेते हैं कि कंडीशन ट्रू है। कंडीशन इज ट्रू एल्स कंडीशन इज फॉल्स। सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन इज फॉल्स। अब इसे रन करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। अब रन करते हैं। हमारे केस में कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो लास्ट नेम है उसके अंदर स्विफ्ट वैल्यू स्टोर्ड है, तो वो कंडीशन हमारी ट्रू ही होनी है। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, ये रहा कंडीशन इज ट्रू। अब चलिए हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं स्विफ्ट 5। और अब जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारा जो स्विफ्ट है वो हमने चेंज कर दिया है स्विफ्ट से। इसे रन करते हैं। अब ये कंडीशन, अब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, मैंने गलती कर दी। अच्छा, हमने ऊपर चेंज किया और नीचे यहाँ पर चेंज। तो वो लाइन हटाने के बाद अब हमें यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमसे ये गलती हुई थी कि हमने पहले यहाँ पर लिख दिया था, यहाँ पर हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी थी और नीचे आने के बाद फिर से उसे वही पुरानी वैल्यू असाइन कर दी थी जिससे कि कंडीशन ट्रू हो गई थी। लेकिन अब वो फॉल्स होगी क्योंकि हमने ये जो वेरिएबल है वो हमने ऊपर ही चेंज कर दिया। फिर से इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। और की बार ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। इसका मतलब कि आप समझ गए होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें हम नेस्टेड इफ एल्स भी आ सकता है, यहाँ पर हम लिखते हैं ताकि पता चले कि ये इफ स्टेटमेंट है। ओके, अब हम नेस्टेड को कैसे मैनेज करेंगे, तो इफ़ और एल्स, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडीशन ना हो बल्कि बहुत सी कंडीशंस हों या बहुत से आप कह सकते हैं केसेस हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स इफ़, और इफ़ के बाद से फिर वही सेम कंडीशन वाला लॉजिक कंडीशन लगेगी और यहाँ पर हम वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं कि लास्ट नेम इज इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू है जो ऑलरेडी है ट्रू है वो है स्विफ्ट 5, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर हम अब इसको प्रिंट करवाएंगे कि कंडीशन इज़ ट्रू। अब इसके आगे हम लिख देते हैं कि एल्स इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि एल्स इफ के अंदर का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो लेट्स सी और एल्स इफ कंडीशन इज ट्रू। तब जैसे ही अब आपको जितनी भी आपको कंडीशंस लगानी हो आप इफ़ और एल्स के बीच में आप एल्स इफ करके लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम फोर लूप्स की तरफ, जो कि हमारी लूप्स हैं वो है फोर लूप। तो वैसे ही और भी लूप्स हैं, डू वाइल है, इस तरह से। तो पहले हम बात कर लेते हैं फोर लूप की, कि फोर लूप कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो एरे है नेम एरे, उसके अंदर है हमारे पास 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज़ हैं। तो हम इसी एरे पे काम करते हैं फोर लूप के अंदर। तो फोर आई
आई एक इंटीजर वैल्यू होगा तो आप इससे यहाँ पर ले सकते हैं कि फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 इन 0 टू एरे का जो काउंट है, यानी कि हमारे यहाँ पर एरे का नाम है नेम एरे डॉट। जब हम बात करते हैं फॉर लूप की, तो यहाँ पर हम जो हमने एरे बनाया था वो उसमें वैल्यूज़ हैं, तो उसी का यूज़ करते हुए हम उसी पे फॉर लूप अप्लाई करते हैं। तो फॉर आई इन 0 से लेकर इस एरे के काउंट तक, यानी कि हमारे एरे का नाम है नेम एरे डॉट काउंट। काउंट में बेसिकली क्या होगा, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होंगी नेम एरे में या किसी भी एरे में, टोटल वैल्यूज़ का जो काउंट होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा नेम एरे डॉट काउंट में। और आई जो है वो इसकी इंडेक्स होगी, यानी कि यहाँ पर वो एज इंटीजर काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इंडेक्स हमने स्टार्ट की है 0 से। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा, तो हम इसे प्रिंट कराते हैं आई को और देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं ताकि पता चले कि हमारी फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रही है। इसे बाहर लिखते हैं, वरना जितनी बार ये फॉर लूप का कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार वो भी प्रिंट होगा। और हमें प्रिंट सिर्फ इसकी वैल्यू ही करवानी है आई, ना कि इसे। देख लेते हैं। ये रहा आंसर। तो फॉर लूप जो हमने प्रिंट करवाया था 4 के पहले वो ये रहा, और उसके बाद 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई, 0 से लेकर वो नेम एरे के काउंट तक, यानी कि 0 से लेकर जितनी भी वैल्यू है, जैसे कि अगर टोटल 5 थी तो 0 से लेकर 5 तक यहाँ पर हमने आई को प्रिंट कराया है। तो आई जो होगा, जैसे कि मैंने कहा कि वो एज इंडेक्स वर्क करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है 0 इंडेक्स 1 2 3 और 4। अब अगर हमें ऐसा चाहिए कि नेम एरे में किस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट और नेम जो कि एरे है उसकी हम आई वैल्यू प्रिंट कराएंगे, यानी कि 1 बाय 1 हमें नेम एरे के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग हमने स्टोर करवाई थी वर्षा, शिवहर, स्विफ्ट, बेसिक्स और iOS, ये सारी चीज़ें हमें इंडेक्स वाइज 1 बाय 1 प्रिंट होकर मिलेंगी। वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा, बड़ा कर लेते हैं। फॉर लूप जो हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा है ये वाला है, उसके बाद इंडेक्स, और इंडेक्स पर जो वैल्यू है एरे में वो, यानी कि 0 इंडेक्स पर है ये, 1 इंडेक्स पर ये, 2 पर ये और वैसे ही 4 पर ये। तो इस तरह से आप एरे पर काम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आपको इसे मॉडिफाई करना है, या अगर ये नेम आ रहा है उसके आगे कुछ अगर आपको कुछ ऐड करना है, तो आपको उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी इस फॉर लूप के अंदर, और वो एक जो कंडीशन या जो भी आपने वो मॉडिफिकेशन किया होगा वो हर वैल्यू के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ये फॉर लूप का हम यूज़ करते हैं, ताकि हम एक एरे के, अब ये एरे जो है वो थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में, कितनी भी वैल्यूज़ में हो सकता है, तो उन सभी 100 वैल्यू के लिए हमें 1 बाय 1 कोड ना करना पड़े, उसके लिए ये फॉर लूप हमें हेल्प करेगा। अब यहाँ पर तो बात हो गई 4 की, और उसमें भी हमने ये ऐसा किया कि हमने पहले एक आई लिया, उस आई के थ्रू हम उस एरे में एज ए इंडेक्स हमने उस पर एक्सेस किया। अब अगर हम ऐसा ट्राई करें कि क्यों ना हम इस एरे की जो वैल्यू है उससे अगर हमें इटरेट करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वो करते हैं 4 आइटम इन नेम एरे। बस। तो अब यहाँ पर हमें जो आइटम मिलेगा, या अगर हमारा नेम का रहे तो हम चलिए नेम लेते हैं, आइटम थोड़ा अलग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं कि नेम। अब जो नेम होगा वो वर्क कैसे करेगा,
तो यहाँ पर हमने इसको आई के थ्रू इसके अंदर की वैल्यू हमने एक्सेस की थी कि नेम एरे में आई इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। अब यहाँ पर जो हम इटरेट कर रहे हैं वो है नेम के थ्रू, यानी कि नेम के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी नेम एरे में, जैसे कि वर्षा है, सिल्वर है, स्विफ्ट और बेसिक और आईओएस, तो यहाँ पर वो नेम इसके वैल्यू के तौर पे काम करेगा। हम इसे एक बार प्रिंट कराते हैं तो ज़्यादा आइडिया आएगा, और ऊपर का जो प्रिंट स्टेटमेंट हम उससे बंद करा देते हैं। ये देखिए फॉर लूप, जो कि ऑब्वियसली हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने वो एक फॉर लूप को रन किया जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हमने फॉर लूप में ही हमने उसे एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया विदाउट इंडेक्सिंग के। तो ये जो नेम आएगा वो इंडेक्स के हिसाब से ही आएगा, इंडेक्स के ऑर्डर में ही आएगा। जैसे कि नेम एरे में फर्स्ट नेम होगा वो आएगा, फिर सेकंड, फिर जब ये लूप दोबारा घूमेगी तो फिर दूसरा नाम आया, ये रहा, फिर तीसरा नाम आया, फिर चौथा, फिर पांचवा, उस हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हम पे तो जो लाइन्स ऑफ कोड है वो कम हुआ, और ऊपर से हमें डायरेक्टली जो एलिमेंट था वो हमें मिल गया, ना कि हमें पहले उसकी इंडेक्स मिली या फिर उस इंडेक्स के थ्रू हम उस एरे में गए। तो ये था एक सिंपल सा फॉर लूप, और इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे, अब क्या रह गया यहाँ पर जो है वो फंक्शंस की। फंक्शंस किस तरह से यहाँ पे वर्क करेंगे, तो फंक्शंस के लिए हमें क्या करना होगा, उसके पहले हम ये सब हटा देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं, तो इसे हटा देते हैं। अब हम व्यू डिड लोड के नीचे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का हम नाम रखते हैं ग्रीट, या हाँ चलिए ग्रीट रखते हैं, ग्रीट। और ये अब हम इसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं कि हेलो हाउ आर। ओके, अब हमने ये फंक्शन भी बना लिया और इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट भी करवा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी ही नहीं क्योंकि हमने ये फंक्शन कहीं पे कॉल करवाया ही नहीं। तो iOS में ऐसा है कि जब भी आप किसी फाइल में एंटर होंगे, जब भी आप किसी व्यू कंट्रोलर में आएंगे, तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा व्यू डिड लोड, जो कि इनबिल्ट फंक्शन होता है। ये आप चाहें ना चाहें ये कॉल होगा ही जब भी आप फर्स्ट टाइम इस स्क्रीन में आएंगे तब। उसके बाद यहीं पर हमें डिक्लेयर करना होता है कि अब इसके बाद क्या होगा। तो अब इसके बाद हमको ये फंक्शन कॉल करवाना है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर से लिखा है, यानी कि हमने सिर्फ यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया है, इसको कहीं पर यूज़ नहीं किया है, हम इसको कॉल नहीं कर रहे हैं। इसको कॉल कैसे करेंगे, तो व्यू डिड लोड में हम लिख देंगे कि ग्रीट। सिर्फ नाम ही लिखेंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर सजेस्ट करेगा। और अगर आपको ये सजेशंस अगर देखने हों, जैसे कि मैंने डॉट लिखा, उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी तो फ़िलहाल ये फंक्शन है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब अच्छा चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे अगर ये यहाँ पे नेम एरे है, यहाँ पर डॉट लिखा। अब अक्सर ऐसा होता है कि ये जो सजेशंस आए हैं इस टाइप से ना भी आए, लेकिन अगर फिर भी अगर मतलब जैसे कि अभी लेट हो रहा है वो आने में, तो आप क्या करेंगे, आप डॉट लिखकर एस्केप अगर प्रेस करेंगे, एस्केप, तब भी आपको ये जो सजेशंस हैं वो मिल जाएंगे। फिर आप इसमें से जो भी आप चूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हुआ, मैंने फंक्शन कॉल करा दिया और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है, हेलो हाउ आर यू। ओके, अब हम इसे रन करते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो देख लेते हैं। हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ चाहिए नीचे, ये रहा, यानी कि हमारा ये फंक्शन कॉल हो चुका है और उसमें हमने ये चीज़ प्रिंट करवाई है। अब ये जो फंक्शन हुआ ये है वॉइड टाइप का, यानी कि ये कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो भी आपने लाइंस लिखी होंगी कोड की वो सारी वो आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा, ना कि उस पर वो कोई हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब अगर हमें ऐसा चाहे कि हमें ये कोई वैल्यू रिटर्न करे, यानी कि इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल हम डालेंगे वो हमें चाहिए, या अगर कोई वैल्यू हमें इसके पास से लेनी है तो वो कैसे लेनी, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे। और वो कैसे लिखते हैं, तो स्विफ्ट में आप यहाँ पर एक डैश और एक
ग्रेटर देन सिंबल। तो ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया। अब इसके बाद आपको डेटा टाइप लिखना है कि आपको किस टाइप में आपको वैल्यू भेजनी है। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते हैं, इंट लिख सकते हैं। स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो कोई एक टेक्स्ट जो है वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग लिखने के बाद ही कंपलसरी होता है कि आप यहाँ पर रिटर्न करवाएं ही करवाएं, क्योंकि यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है कि जो फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिंग थ्रो करेगा, तो हमें यहाँ पर वो चीज़ थ्रो करवानी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा इसी करते हैं और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लिख लेते हैं, वेरिएबल ग्रीटिंग, और इसके अंदर हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, इसे हम स्टोर करवा देते हैं ग्रीटिंग के अंदर। और अब जब ये स्ट्रिंग ही है और हमें रिटर्न भी स्ट्रिंग ही करना है, तो हम इस वेरिएबल को बहुत ही आसानी से यहाँ पर स्पेस करके रिटर्न कर देंगे और अब कोई भी एरर थ्रो नहीं होगी। अब सिर्फ एक बात है कि हमने इस वेरिएबल को कहीं पे यूज़ नहीं किया है, तो वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम इसे लेट कर दें, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी आप देखें तो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ हम इसे रिटर्न कर सकते हैं। तो हाँ, और यहाँ पर ये जो ग्रीट है ये हमें एक वैल्यू थ्रो कर रहा है, लेकिन उस वैल्यू को कैच करने के लिए, उस वैल्यू को कहीं पर स्टोर करवाने के लिए हमने कोई वेरिएबल एनोट नहीं किया है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो इज इक्वल टू ग्रीट। तो अब ग्रीट से जो भी चीज़ रिटर्न होगी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमें मिल रहा है हेलो हाउ आर यू, तो वो हेलो हाउ आर यू यहाँ पर हमें रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं कि प्रिंट रिटर्न ऑफ दिस। ये वाला हटा देते हैं क्योंकि अब हमें ये जो रिटर्न हो रहा है वो हमें यही पर मिल जाएगा, इसलिए चलिए देख लेते हैं। हमने रन किया और ये लॉन्च हो रहा है और ये ओके। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक ही जगह पर हमने यूज़ किया है, वो है इस वेरिएबल को देने के लिए। लेकिन ये स्टेटमेंट जो प्रिंट हुआ है, प्रिंट यहाँ पर कहीं नहीं है, प्रिंट हमने सिर्फ यहाँ पर करवाया है एक बार। अब तो ये वैल्यू यहाँ पर कैसे आई, तो बहुत ही आसान, क्योंकि आपने इस फंक्शन से इस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न किया है और उस रिटर्न हुई वैल्यू को आपने इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और उसी वेरिएबल को आपने प्रिंट करवा दिया। इस वजह से ये चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पर वेर लेट, क्योंकि हमारी ये वैल्यू कहीं पर चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम इसे लेट कर दें, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पे हेलो हाउ आर यू आया, लेकिन अब मुझे ऐसा है, मतलब अब हमें ऐसा कुछ चाहिए कि हम जो भी नाम यहाँ पे दें इस फंक्शन को, वो नाम इसके बाद हाउ आर यू के बाद यहाँ पर अपेंड हो जाना चाहिए, यानी कि इस तरह से नेम अपेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ले लें वर्षा, तो वो क्या होगा, हेलो हाउ आर यू वर्षा, इस तरह से। तो अब हमें इस फंक्शन में एक पैरामीटर को पास करना होगा और वो पैरामीटर का नाम होगा नेम और उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही अपेंड करवाएंगे इसलिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक पैरामीटर जो कि होगा इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पर इस तरह से नेम कॉलन और उसका टाइप, यानी कि हम अब यहाँ पर स्ट्रिंग अपेंड करवा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग ही लेंगे, तो स्ट्रिंग। और अब ये नाम यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन अब फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि नेम में क्या है, तो अब वो ऊपर देखिए ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपको अब जहाँ जहाँ भी हम ये फंक्शन कॉल करवाएंगे वहाँ से हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग को एज ए नेम पास करना होगा। जैसे कि अब यहाँ पर ये फंक्शन है, मैं इसे हटा के फिर से लिखती हूँ ताकि वो हमें खुद से सजेस्ट करे। तो ग्रीट, और ये देखिए यहाँ पर हमें लिखा है ग्रीट, तो हमारे फंक्शन का नाम है, और नेम यानी कि वो पैरामीटर हमसे मांग रहा है कि आप क्या नाम वहाँ पर भेजना चाहेंगे। तो मैं नाम यहाँ पर जो कि मेरा नाम है, मैं अपना नाम वहाँ पर भेज देती हूँ, ग्रीट वर्षा। ओके, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, जो नाम है, ये जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे भेजी है वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आकर वो सेट हो जाएगी। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमें इस स्ट्रिंग के साथ साथ ये नेम भी मिलेगा। तो पूरी स्ट्रिंग क्या होगी, हेलो हाउ आर यू वर्षा, इस तरह से। और वो चीज़ यहाँ पर हमें एज अ कॉल बैक हमें यहाँ पर मिलेगी। तो हम इसे रन कर लेते हैं और देखते हैं सही है या नहीं।
और यस हमें यहाँ मिल चुका है हेलो हाउ आर यू, जो कि हमारी प्री डिफाइंड स्ट्रिंग थी। और उसके लास्ट में वर्षा ऐड हुआ है, जो कि हमने यहाँ से पास किया था जब हमने फंक्शन कॉल किया था। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, और अगर ना भी आई हों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि या कोई वैल्यू रह जा रही है, या अगर कोई आपका टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी वो था बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो लोग अभी अभी नए नए आ रहे हैं iOS में। तो iOS अब यूं ही तो स्टार्ट होगा नहीं, उसके लिए आपको पहले स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी। जिस लैंग्वेज में आप कोड करेंगे वो लैंग्वेज पहले आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। और उससे भी पहले उस लैंग्वेज को आप जिस एडिटर में लिख रहे हैं, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर है एक्स कोड, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको यही यूज़ करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्स कोड का भी एक डिटेल वाला वीडियो में बनाऊं, जिसमें कि सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हो कि एक्स कोड में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से यहाँ पर फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या इसमें, जैसे कि आप भी स्टोरी बोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर बहुत से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एलिमेंट लिया है जो है हमारा लेबल, और भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे जो है लेबल है, बटन है, सेगमेंट कंट्रोल, टेक्स्ट फील्ड, स्लाइडर, बहुत से हैं, ये रहे सारे। तो ये सारे अगर आपको यूज़ करने हैं तो आपको उसके लिए फुल नॉलेज होना चाहिए एक्स कोड के बारे में, कि कहाँ से कौन सी चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर मैंने लेबल लिया है, फिर एक्टिविटी जो भी गलती से हमसे हटा देते हैं इस तरह से। और ये क्या होता है, मतलब कि ये एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करेंगे जो भी आपने बनाई हो, और जहाँ भी आपको ये एरो दिखेगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जब लॉन्च होगी तो सबसे पहले ये वाली स्क्रीन आएगी। तो ये कुछ बातें हैं एक्स कोड की, जैसे कि ये क्या होता है या इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, फाइल्स, एसेट, लॉन्च, इन्फो लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्स कोड का, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो अगर मैं बनाऊँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप वहाँ पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पर होनी चाहिए। वैसे तो मैंने एक रोड मैप रेडी किया हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी करूँगी, और हम उसी को फॉलो करेंगे उसके बाद जो सारी वीडियोस आएंगी उसे। तो लेकिन उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे ये वीडियो बने या किसी और लैंग्वेज में बने, क्योंकि मुझे और भी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि इंग्लिश है, गुजराती है, तो अगर आप इनमें से अगर कोई ऑडियंस हैं जो इंग्लिश में वीडियो देखना पसंद करते हैं या जो गुजराती में वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आपको किस लैंग्वेज में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपको वो वीडियो में मिल जाएगी जल्द ही। सो या आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट डाउन करें नीचे। तो इस वीडियो के एंड में बस यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ अपने घर में ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।